Welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna, and as you all know, I make videos on NEET, whether it is guidance or motivational. But इसके साथ साथ जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं NCERT हाईलाइट सीरीज़ भी पढ़ाऊंगी. So here's the first video. मैंने पहला चैप्टर भी एक बार करा दिया है. अगर आपको देखना है कि मैंने कैसे पढ़ाया था तो आप वहाँ से देख सकते हैं. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ाया था मैंने. एंड अब मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ स्टार्ट करूँगी, क्योंकि देखो इसके अंदर ना बहुत सारे चैप्टर्स है. इस पूरी यूनिट के अंदर देखो डाइजेशन, ब्रीथिंग, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल एंड केमिकल, टोटल 7 चैप्टर्स हैं. तो ये बहुत ज़्यादा हाई वेटेज कैरी करने वाली आपकी यूनिट है. ठीक है, तो इस यूनिट को अच्छे से करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं देखो मेरा ना मेन फोकस ये रहेगा कि मैं तुम्हें NCERT अच्छे से कराऊँ विद मतलब हर एक लाइन का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए और कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आता है. क्योंकि देखो हमने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होते हैं NCERT बेस्ड कि हमें पता लग जाता है कि क्या NCERT से आता है क्या नहीं आता है. ठीक है, तो तुम लोग को ये पढ़ने के लिए ये वाली सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना. अगर तुम देखने आए हो तो बीच में आधा देखोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा. ठीक है, देखनी है तो पूरी देखो वरना मत देखो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी. ठीक है, ये पूरा जो पैराग्राफ है ना, ये पूरा का पूरा आपको बस इंट्रोडक्शन दिया है इसके बारे में. इसके अंदर से एक क्वेश्चन भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता. बस ये रीडिंग के लिए तुम रीड कर लेना, कुछ भी नहीं दिया है इसमें. अगर तुम्हें चाहिए तो मैं रीड भी कर दूंगी, बट कोई फ़ायदा नहीं होगा, वीडियो लंबी होगी, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इसका. ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोलता है साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अल्फोंसो कॉटा. अब इसके अंदर पता तुम्हें क्या याद करना होता है, इनका कहाँ बर्थ हुआ है, क्या कहाँ हुआ है, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बस इतना याद करो. बॉर्न प्लेसेस ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है. बस इतना याद करो कि इनने क्या किया है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स के ऊपर स्टडी करी थी. एंड इसके साथ इनने क्या किया है, स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉक्लिया, द ऑर्गन ऑफ कॉटा. ये आगे जाके तुम ईयर वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे, न्यूरल वाले चैप्टर में, कि ऑर्गन ऑफ कॉटाई क्या होता है. ये एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ईयर में होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग हियरिंग में जो हेल्प करता है. ठीक है, तो ये दो चीज़ें करिए. तो तुम्हें क्या क्या याद करना है कि इन्होंने 2 काम किए हैं, एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वाला और सेकेंड ये. बस ये 2 चीज़ें लर्न करो, बहुत है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं. ठीक है, अब चलते हैं हम चैप्टर की तरफ. ठीक है, लाइन से. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो डाइजेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तुम कोई भी खाना लोगे तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. तो फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं. ठीक है, उनका सिंपलर फॉर्म में टूट जाना, ये होता है डाइजेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे कि फैट्स हैं. तुम्हें क्या लगता है फैट्स डायरेक्ट तुम्हारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, तुम जो भी खाते हो वो डायरेक्ट हो जाता है. तो इतना बड़ा सिस्टम क्यों दिया डाइजेशन का, स्टमक ये पूरा इतना चक्की की तरह तुम्हारा जो चलता है, ये क्यों दिया है, इसका कोई तो फंक्शन होगा ना. तो फैट्स कन्वर्ट होते हैं तुम्हारे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में. ठीक है, और ये आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है. प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन्स किस में टूटते हैं बताओ, अमीनो एसिड्स. ठीक है, ये लास्ट फॉर्म्स हैं जो पूरा डाइजेशन के बाद होता है, जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है. अब जब सबसे ज़्यादा कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स, इसका आंसर तो सबको पता होगा कि इसकी लास्ट फॉर्म क्या होती है, ग्लूकोज. ये हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, तो डाइजेशन से क्या होता है, ये तीनों चीज़ें इस फॉर्म में लास्ट में आते हैं. अब हमें यही पढ़ना है कि ये इस फॉर्म से इस फॉर्म तक आए कैसे हैं. ठीक है, और उसके बाद वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होंगे. इस चैप्टर के अंदर बस तुम्हें यही पढ़ना है. मेन बेसिक तो यही है ना कि तुमने खाना खाया, वो टूटा, और उसके बाद तुम्हारी बॉडी ने उसे एब्जॉर्ब किया. ये पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है, तुम्हें ये सब पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एंड फिर डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ये सब कुछ पढ़ना है. ये 4 चीज़ें हैं जो इसके अंदर तुम पढ़ोगे. बस अब स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्योंकि खाने के बिना तो जिंदा रह ही नहीं सकते ना. एक तरीके से एक गाड़ी है, उसके अंदर फ्यूल डलेगा तभी तो वो चलेगी, बिना फ्यूल के नहीं चलेगी ना. तो हमारा भी एक सिस्टम है, हमें भी खाना चाहिए. उसी की वजह से तुम्हारा कोई भी तुम्हें काम करना है तो वो तभी होगा. ठीक है, द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर, देखो मेजर कॉम्पोनेंट्स पूछा है तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. ठीक है, ये हो गए आपके मेजर. अब इसी जगह पर अगर माइनर होता तो आपसे पता क्या क्वेश्चन आएगा यहाँ पे,
कि व्हाट आर द मेजर कौन सा मेजर कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शंस में क्या दे देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स दे देंगे, प्रोटीन्स दे देंगे, फैट्स दे देंगे, विटामिन दे देंगे। तो तुम्हें विटामिन टेक करना है क्योंकि विटामिन नहीं है। माइनर कौन से होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, ये होते हैं आपके माइनर, ठीक है। आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, देखो इनकी स्मॉल क्वांटिटी खुद ही लिख के आ गई ना। तो माइनर का एग्जाम्पल है विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो ये आपको बताया अब फूड का फंक्शन क्या है, ठीक है। फूड क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है एनर्जी हमें, जिसकी वजह से हम कोई भी काम कर पाते हैं, एंड ऑर्गेनिक मटेरियल जो ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यूज में काम करता है। तुम्हारी ग्रोथ होगी तुम्हारी बॉडी की, तुम्हारे जो टिश्यूज है वो रिपेयर होते हैं, देखते हैं स्किन जो होती है वो रिपेयर होती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है। द वाटर वी टेक इन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। अब आएगा वाटर का क्या क्या रोल है, ठीक है। वाटर का रोल करते हैं। वाटर important role in metabolic processes and also prevent dehydration of body। देखो वाटर क्या करेगा, सबसे पहले बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, तुम्हारे पानी का कंटेंट रख रहा है, डिहाइड्रेट होने से बचा रहा है तुम्हें। और तुमने पढ़ा है कोई भी जो रिएक्शन होती है ना ह्यूमन बॉडी में, उसको एक मीडियम चाहिए, फ्लूइड, तो वाटर होता है जिसके अंदर होता है सब कुछ, ठीक है। कोई भी अगर हो रही है आपकी, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तो उसको कोई तो मीडियम चाहिए होने का, तो वो वाटर होता है, ठीक है। अब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स डायरेक्टली यूज नहीं हो सकते, वो यही कह रहा है, ठीक है। दे हैव to be broken down and converted into simpler substances in our digestive system. The process of conversion of, ये आ गई आपकी digestion की statement. This process of conversion of complex food to simple absorbable form is called digestion and is carried out by the digestive system by mechanical and biochemical process. अब यहाँ पे पता है क्या सबसे ज़्यादा important है कि जो digestion होता है वो क्या है, ठीक है। digestion होता है आपका मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। अब मैकेनिकल क्यों है, क्योंकि आपकी बॉडी काम कर रही है, आपकी बॉडी के अंदर चक्की टाइप का जो सिस्टम चल रहा है, ये आपका है मैकेनिकल। एंड बायोकेमिकल क्यों, क्योंकि एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, बायो के केमिकल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो बायोकेमिकल, ये दो टर्म्स बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इज इक्वल्स टू एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अब एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे हम सबसे पहले, और ग्लैंड्स भी साथ साथ पढ़ेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। The elementary canal begins with anterior opening. Anterior मतलब आगे की तरफ जो ओपनिंग है, वो क्या है हमारी माउथ, and opens out posteriorly, नीचे की तरफ through the anus। तो ये आपकी दो ओपनिंग्स हैं, ठीक है। The mouth leads to buccal cavity। अब अगर हम ऐसे सिस्टम लिखे ना, तो माउथ में सबसे पहले खाना जाता है, माउथ ही आपका आगे वाला रीजन होता है, सबको ना पता नहीं होता डिफरेंस माउथ और बकल कैविटी में। जो आगे का रीजन है ना, बस तुमने खाना रखा है यहाँ पे, ये माउथ है। बट जो टीथ के अंदर जो कैविटी है ना, ये टीथ के अंदर जो है पीछे की साइड, वो हमारी बकल कैविटी है, जहाँ पे च्यूइंग चलती है, ठीक है। तो माउथ से खाना जाता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी स्लैश ओरल कैविटी भी कहते हैं इसे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है पढ़ा है, इसके बाद ये आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब द ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ्स एंड अ मस्कुलर टंग। टीथ का फंक्शन क्या होता है, टीथ आपको सबको पता है, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, च्यूइंग, कटिंग, ये सबको पता होगा। इंसिजर्स का क्या होता है, कैनाइन्स का टीयरिंग, इंसिजर्स का सब, ठीक है, ये सब भी मैं लिखवा दूंगी, ठीक है। एंड टंग का काम क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा एंड स्वेलोइंग, ये इनके फंक्शन है। तो बच्चों वाले हैं ये नहीं आता ना, तो सच में चले जाओ नर्सरी में पढ़ने, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। अब इस जॉ लाइन आप दिखाते हो ना, ये
ये एक यहाँ पे बोन होती है आपकी जॉ बोन, यहाँ पे टच करके देखो बोन होगी, ठीक है। इस बोन के अंदर जो टीथ होता है ना, जो तुम्हें लगता है ना ऊपर से टीथ से इतना छोटा सा दिखता है, पर टीथ ऐसा नहीं होता। टीथ अगर तुम इसका रियल स्ट्रक्चर देखो ना, टीथ ऐसे नीचे से ऐसे पतला सा होता है ऐसे, तो वो क्या होता है, एक जॉ के अंदर ऐसे एम्बेड हुआ होता है बिल्कुल, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं थीकोडोंट, ठीक है। इस टाइप के डेंटेशन को क्या बोलते हैं, थीकोडोंट, जब वो एम्बेड हुआ होता है, ठीक है। तो हमारा जो डेंटेशन है वो ये होता है थीकोडोंट, ठीक है। और ये हो गया थीकोडोंट। Each tooth is embedded in a socket of jawbone. Majority of mammals, including human beings, forms two set of teeth. मतलब मोस्टली जो मैमल्स होते हैं और जो हम हैं, हमारे अंदर 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। 2 सेट्स कैसे, तुमने देखा बच्चों को बोलते हैं कि दूध के दांत हैं इनके, अभी टूटेंगे फिर दोबारा आएंगे, बट उसके बाद जब वो टूटेंगे तब दोबारा नहीं आएंगे, 2 ही बार आते हैं, ठीक है। तो सेकेंड डेंटेशन क्या है, जब 2 बार टीथ आते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डायफायोडोंट, ठीक है। इसे बोलते हैं डायफायोडोंट। ये होता है जब 2 टाइम्स टीथ अकर होते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स अकरेंस ऑफ टीथ, ठीक है। अब एक और चीज है आपके लिए टीथ के लिए, थर्ड एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोडोंट। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है इंसिजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये आपका सीक्वेंस है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है, इसे हेट्रोडोंट बोलता है। तो अगर टीथ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाए तो आपको क्या क्या बताना है कि टीथ क्या क्या होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, थीकोडोंट होते हैं, डायफायोडोंट होते हैं। इन सबके मतलब पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तीनों की तीनों पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म्स 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, अ सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क और डेसिडियस। टेम्पररी मिल्क का दूसरा नाम क्या है, टेम्पररी मिल्क और डेसिडियस टीथ, डेसिडियस टीथ। डायफायोडोंट का फर्स्ट टाइप और सेकंड होता है हमारा परमानेंट टीथ जो हमारे हैं, ठीक है, आज की डेट में, और बच्चों के होते हैं दूध के दांत, मिल्क टीथ, ठीक है। रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ, इसे परमानेंट बोलो या फिर एडल्ट टीथ बोलो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड डायफायोडोंट। एन एडल्ट ह्यूमन has 32 permanent teeth which has 4 different types of dentition, जिसे बोलते हैं हेट्रोडोंट। 4 डिफरेंट कैसे, ये आगे वाले 4 इंसिजर्स, फिर यहाँ का एक कैनाइन, फिर उसके बाद प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स। फॉर्मूला क्या होता है, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। इसकी फॉर्मूला पता कैसे होता है, हाफ और ऊपर का लो, बस ऊपर का हाफ लो, तो क्या हुआ, 2 इंसिजर कितने होते हैं, बीच में 4 होते हैं, तो हाफ कर लो, तो 2, एक कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, तो ये कितने हुए, 2 + 1 3 4 5 6 7 8। यहाँ हाफ में वो 8, यहाँ 8 हुए 16, 16 ऊपर 16 नीचे, कितने हुए टोटल 32। अब आई काउंटिंग समझ 32 कैसे आते हैं, ठीक है। अब ये तो है एक अडल्ट की बात जो मैच्योर हो चुका है, जिसका आखिरी का मैच्योर वाला जो अकल का दांत कहते हैं ना, वो भी आ चुका है, ठीक है। अब अगर कोई नॉर्मल है, जैसे कि हम 19-20 एज वाले, हमारे पास अभी तक मैच्योरिटी टीथ नहीं आया हमारा, तो हमारा डेंटेशन क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखवाती हूँ तुम्हें, ठीक है। एक होता है चाइल्ड का डेंटेशन, ठीक है। एक होता है हमारा जो 20 ईयर्स की एज का बच्चा है, और एक होता है जो एडल्ट हो चुका है, ठीक है। तो एडल्ट का क्या है, 2 1 2 3 फॉर्मूला है, पर हमारे 20 ईयर्स वाले में लास्ट का एक मोलर नहीं आया है, तो हमारा 2 1 2 2 डेंटेशन होता है, 2 1 2 2। चाइल्ड का क्या होता है, 2 1 0 2 2 1 0 2, ठीक है। अब इसमें ये बताओ 2 1 0 2 क्यों है, बताओ मुझे। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके पास कोई प्रीमोलर नहीं होता, और क्वेश्चन पता है यहीं से आता है कि जो चाइल्ड होता है उसके पास कोई कौन से टीथ नहीं होते। देखो एक तो इसके पास, देखो इंसिजर्स और कैनाइन्स इसके पास पूरे हैं। चाइल्ड के पास, अगर ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि चाइल्ड के पास कौन से टीथ नहीं होते, नो प्रीमोलर्स, चाइल्ड के पास प्रीमोलर्स नहीं होते, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे आपके पास नाम, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर लोअर जॉ। मैंने बोला हाफ का, मैं समझा दिया ना कैसे 32 कैसे हो गया वो, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फॉर्मूला विच इन ह्यूमंस इज 2 1 2 3 2 1 2 3। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनामल। अब देखो अगर आपका ये टीथ है, ठीक है, ये ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है, इसमें समझा रही हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ये ऐसे क्राउन शेप का स्ट्रक्चर होता है ना, इसे बोलते हैं इनामल। और ये क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ये तुमने बचपन में भी पढ़ा होगा, इनामल कितना फेमस सबको पता होता है, ठीक है। इसके लिए तो 12th की बायोलॉजी वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज इनामल, हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, च्यूइंग ऑफ फूड, ठीक है। मैस्टिकेशन मतलब च्यू करना, उस फूड को तोड़ना, मिक्स करना, ठीक है। द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेन्यूलम। अब टंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है तुम्हारे पास, ठीक है, जो तुम्हें याद रखनी है कि जो टंग है वो फ्रीली मूवेबल है, कहीं पे भी मूव कर सकती है, मस्कुलर है और अटैच्ड है फ्लोर से ओरल कैविटी के बाय फ्रेन्यूलम। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेन्यूलम, कि वो फ्रेन्यूलम के थ्रू अटैच्ड है एंड वो फ्रीली मूवेबल है, मस्कुलर है, ये पता होना चाहिए। फ्रेन्यूलम तो रट लो कि जो हमारी टंग है वो हमारी ओरल कैविटी में अटैच्ड है, पीछे की तरफ ऐसे देखो, आगे से तुम्हारी टंग मूव हो रही है, पीछे से वो कहीं से अटैच्ड है ना, तो जहाँ से अटैच्ड है वो उसके फ्लोर से जहाँ पे अटैच्ड है उसे फ्रेन्यूलम कहते हैं। फ्रेन्यूलम, ये रट लो, ठीक है। द अपर सर्फेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस। जो टंग को देखोगे ना उसको छोटे डॉट्स होते हैं, उसे कहते हैं पैपिली। अब देखो अगर अब तुम मॉड्यूल्स पढ़ने लगोगे ना, इफ़ यू आर मॉड्यूल लवर्स, छोड़ दो, मेरे से मत पढ़ना मॉड्यूल वाले, ठीक है। मैं मॉड्यूल्स नहीं पढ़ाती, ना मैंने खुद पढ़े, ना मैं किसी और को पढ़ाऊंगी, उनका टाइम वेस्ट करूंगी, ठीक है। तो जो आएगा पेपर में वही पढ़ाने वाले। तो पैपिल 3-4 टाइप्स के होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, मेरे को भी पता है सारे कौन से होते हैं। फंजी, फिलीफॉर्म, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में, लिख के ले लो, कभी नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेट, ठीक है। तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। पैपिले, बस ये प्रोजेक्शंस होती हैं स्मॉल, बस इतना याद कर लो, ठीक है। सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स, जिनमें से कुछ के पास टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ठीक है। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंक्स विच सर्व्स एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब ओरल कैविटी से खाना कहाँ जाता है आपका, ओरल कैविटी से आपका खाना जाता है शॉर्ट फेरिंक्स में, और फेरिंक्स क्या है, कॉमन पैसेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये फेरिंक्स के लिए, ठीक है। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। देखो यहाँ पे तुम खाना खा ले रहे हो, अब वो विंड पाइप और फूड पाइप में जाने से पहले, यहाँ पे पता है ना, आगे की तरफ विंड पाइप होती है, पीछे की तरफ फूड पाइप होती है, उसके अंदर जाने से पहले खाना बीच में एक जगह पे आता है, वो होता है फेरिंक्स, ठीक है। और वहां से फिर देखा जाता है खाना जाता है फूड पाइप में, और जो हवा होती है वो विंड पाइप में जाती है, जहाँ पे वो एपिग्लॉटिस होता है ना, जो आपका बंद करता है खाने को, फ्लैप को, उसके पहले का स्ट्रक्चर होता है फेरिंक्स। तो ये कॉमन पैसेज है, यहाँ पे फूड भी जाता है, एयर भी जाती है, ठीक है। द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया विंड पाइप ओपन इनटू फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस आता है और ट्रेकिया आता है, ठीक है। ट्रेकिया आगे वाला, ईसोफेगस इसके पीछे होता है, ठीक है। अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, अभी आगे ईसोफेगस है, ट्रेकिया है, ओपन इनटू द फेरिंक्स। अभी लाइन बड़ी अजीब लगती है, पता क्या लगता है कि कभी कोई नॉर्मली पढ़ेगा ना तो पता क्या लगता है, द ईसोफेगस एंड द ट्रेकिया ओपन इनटू फेरिंक्स, लगता है कि ये लोग फेरिंक्स में ओपन हो रहे हैं, पर नहीं, फेरिंक्स के बाद ये लोग आते हैं, ठीक है। तो फेरिंक्स के बाद आता है ईसोफेगस स्लैश आपका ट्रैकिया, ठीक है, जिसे विंड पाइप कहते हैं। अब इसी के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है हमारा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं उसे, एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस फ्लैप। कार्टिलेजिनस फ्लैप एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन द ग्लॉटिस।
अब यहाँ पे जो फूड पाइप है आपकी, उसका जो ये होल है ना, इसे कहते हैं, जैसे फूड पाइप है आपकी, तो इसका जो होल है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। और इसी के ऊपर जो एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर आएगा ना, जो इसको कवर करेगा, उसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अब डिफरेंस समझ आया कि ग्लॉटिस क्या है और एपिग्लॉटिस क्या है। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है एंट्री, क्योंकि देखो जब तुम तभी बोलते हैं ना कि खाते टाइम बोलते नहीं है, क्योंकि अगर तुम बोलोगे ना तब तो पता क्या होगा कि खाना जो है फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाएगा और फिर तुम खांसते रह जाओगे, ठीक है। तो वो जो एपिग्लॉटिस होता है उसको समझ नहीं आता जब तुम बोलते हो कि वो कहाँ पे बंद करें, ठीक है। जब तुम खाना खाते हो तब वो विंड पाइप के ऊपर बंद कर देता है ऐसे, ठीक है। तो फिर बंद करने से क्या हो जाता है, अच्छा ये फूड पाइप नहीं है, सॉरी, ये ट्रैकिया पे, ये ट्रैकिया के ऊपर कवर करता है, ठीक है। ट्रैकिया की जो ऊपर का होल होता है वो ग्लॉटिस होता है, उसको बंद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बंद कर देगा तो खाना आपका ट्रैकिया में नहीं जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ये देखो ग्लॉटिस क्या होता है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग स्वैलोइंग। अब ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस के बारे में आ गया। Esophagus is a thin, long tube which extends posteriorly back through the neck, thorax, diaphragm and leads to J-shaped bag-like structure called the stomach. ठीक है। अब ईसोफेगस क्या है, एक थिन सी लॉन्ग ट्यूब है, ट्रैकिया आगे होता है, तभी पोस्टीरियरली लिखा है, पीछे की तरफ, क्योंकि ट्रैकिया आगे होते हैं। यहाँ पे फील करो, ये ट्रैकिया है, इसके पीछे से ईसोफेगस जाता है, तो वो पोस्टीरियरली जाता है आपकी नेक से थोरैक्स में जाके डायफ्राम तक जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ पे जाके कहाँ पे खुलता है, जे शेप्ड आपके स्टमक के अंदर, ठीक है। चलो अब इससे पहले मैं ये डायग्राम करवाती हूँ, ठीक है। डायग्राम की जितनी इन्फॉर्मेशन आती है हमें पहले हम वो करेंगे, ठीक है। अच्छे से कलर चूज कर लेती हूँ। चलो अब सबसे पहले पैराटॉइड ग्लैंड, ये होता है आपका सलाइवरी ग्लैंड एक तरीके का, ठीक है। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज। ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप। स्टमक क्या है, जे शेप्ड। पैनक्रियाज क्या है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब हेटेरोक्राइन का मतलब क्या होता है, वो ग्लैंड जो आपका एंजाइम्स भी सेक्रीट करता है, साथ में हार्मोन्स भी सेक्रीट करता है। अगर कोई 11th का नौसिखिया बच्चा है तो उसे मैं बता दे रही हूँ कि हेटेरोक्राइन क्या होता है, जो ग्लैंड्स आपका एंजाइम भी सेक्रीट करती हैं और साथ साथ में आपको हार्मोन्स भी सेक्रीट करती है, दोनों टाइप, ठीक है। इनके पास डक्ट्स भी होती हैं और डक्टलेस वाला भी, दोनों पार्ट होते हैं इनके पास। तो ये होते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। जेजुनम, डिसेंट, देखो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स आएंगे, उससे पहले मैं ये करा देती हूँ, ठीक है। सब एक्सिलरी एंड सबलिंगुअल, ये भी होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो टोटल कितने सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ लिए तुमने, अभी आगे आएंगे 3, टोटल 3 टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड्स है, सब एक्सिलरी, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अब लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड। गॉल ब्लैडर क्या होता है, इसी का, जिस इसके अंदर जो लिवर का वो होता है ना, बाइल जूस, वो स्टोर होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन पे आता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 2 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये तीनों किसके पार्ट हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट्स हैं, केकम, कोलॉन और रेक्टम। रेक्टम ये आ गया। कोलॉन में भी 4 टाइप के कोलॉन है, देखो। अब जिनकी पुरानी एनसीईआरटी है ना, अब मैं उन्हें बता देती हूँ, मैं बताती हूँ ना डिफरेंस होता है। जिनकी भी पुरानी एनसीईआरटी है, तो मैं तो अपने टाइम पे इतना ये ज़्यादा परेशान हुई हूँ ना, मैंने ढूंढ के ये कहाँ पे नया कुछ दिया है, तो मैं बता दे रही हूँ कि जिनकी नई एनसीईआरटी है उनके पास सिग्मोइड कोलॉन लिखा होगा, पुरानी है नहीं लिखा होगा, ठीक है। कोलॉन के अब से 4 टाइप्स होते हैं, 3 नहीं होते। पुरानी एनसीईआरटी में 3 लिखे हैं, तो इसे देख लो, ठीक है। 4 टाइप्स है हमसे कोलॉन की, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। देखो असेंडिंग जो ऊपर जा रहा है, ट्रांसवर्स जो ऐसे जा रहा है, डिसेंडिंग जो नीचे आ रहा है, और सिग्मोइड जो ये वाला है ना, इसको सिग्मोइड कहते हैं, ये नई टाइप का है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलो अब आगे चलते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स अच्छे तो मैंने बता ही दिया। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये क्या होता है, यहाँ पे ऐसे छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आज की डेट में वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारा,
इसका कोई यूज़ नहीं है, पर इसके अंदर माइक्रोब्स या कुछ होते हैं, ये आपको भी आगे मैं पढ़ाऊंगी कि आगे क्या होता है, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन होता है बस ये, कितना याद रखना, ठीक है। एंड इसके अंदर कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ये आगे आएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से आगे चलता हूँ। अब मस्कुलर स्फिंक्टर, अच्छा मैंने स्फिंक्टर्स तो पढ़ाए ही है, यहाँ पे होता है तुम्हारा स्फिंक्टर, मतलब जो फ्लैप जो रोकता है, ठीक है, खाना एंट्री या फिर उससे पहले। तो यहाँ पे क्या आता है आपका कार्डियक स्लैश गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, यहाँ पे जो आता है जो खाना रोकता है, ठीक है। एंड इसके बाद आपका यहाँ पे आता है जो स्टमक खत्म होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा ड्यूडेनम, यहाँ पे ये पैनक्रियाज है ना, पैनक्रियाज जहाँ पे आपका यहाँ से निकलता है, तो ये होता है आपका स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। ये सब आगे आएगा, इसके लिए परेशान मत होना, ठीक है, कि क्या क्या करा रहे हो, बस मैं इसकी मार्किंग बता रही हूँ, ये आगे आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोईसोफेगियल रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इन द स्टमक। ईसोफेगस आ रहा है, स्टमक के अंदर खुलेगा, ठीक है। खुलने से पहले उसके ऊपर एक बीच में ऐसे ओपनिंग हुई, जैसे यहाँ से एक पाइप आ रही है, ठीक है, वो नीचे एक पाइप में खुलेगी, पर इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर है, एक फ्लैप स्फिंक्टर, ये खुलेगा तो जाएगा, रोक देगा तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका गैस्ट्रोईसोफेगियल या फिर इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं, ठीक है। द स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट, ये पता होना चाहिए, लेफ्ट राइट पर, तो नीट वाले आपसे कहाँ खेल जाएंगे, राइट लिख देंगे, अपर राइट, और वहाँ पे आधे बच्चे ध्यान ही नहीं देंगे लेफ्ट राइट पर, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही खेलते हैं एनटीए वाले, एनसीईआरटी से क्वेश्चन देते हैं, पर क्वेश्चन हार्ड कहाँ से होता है, बस लेफ्ट राइट इंटीरियर पोस्टीरियर ये सब कर करके तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे, ठीक है। पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी हैज 4 मेजर पार्ट्स, स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक, ठीक है, यहाँ पे दिया है फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक। अब पता है यहाँ पे सबसे मेजर क्वेश्चन, मैं ये पढ़ाने से पहले तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है, क्या आता है। तुम ये देखो, ईसोफेगस से खाना आ रहा है तो किस में खुल रहा है, सबसे पहले कौन से पार्ट में जाएगा, फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक, बताओ। अब जो भी कह रहा है ना कि फंडस में जाएगा पहले खाना, देखो सबसे ऊपर है उसी में जाना चाहिए ना, वहीं गलत, ठीक है, वहीं गलत। सबसे पहले खाना जाता है कार्डियक में, एनसीईआरटी की लाइन है। अब जिसने डायग्राम से याद करेगी फंडस पहले आता है, तो पता यही सोचेगा कि ईसोफेगस से खाना फंडस में आएगा और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन गलत, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसकी लाइन दिखा देती हूँ प्रॉपर, ये देखो, द स्टमक लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज 4 पार्ट्स, अ कार्डियक पोर्शन इनटू व्हिच ईसोफेगस ओपन्स। तो कार्डियक पोर्शन के अंदर खाना आपका खुलता है, कार्डियक पोर्शन इनटू विच ईसोफेगस ओपन्स। तो ईसोफेगस कहाँ ओपन होता है, यहाँ से देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ईसोफेगस से खाना आता है पहले कार्डियक में, ना कि फंडस में, आया समझ, ठीक है। तो पहले कार्डियक में खाना जाएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक, ये सब, ठीक है। मेन बॉडी को कहते हैं मेन सेंट्रल रीजन, ठीक है, which opens into the first part of small intestine। अब पाइलोरिक लास्ट पार्ट है स्टमक का। अब स्टमक से खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जो कि क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 पार्ट्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसका पहला पार्ट क्या है आपका, सी शेप्ड ड्यूडेनम, ठीक है। सेकंड, लॉन्ग कॉइल्ड मिडल जेजुनम एंड हाईली कॉइल्ड इलियम। अब तुम ये सोच रहे होगी कि मैं इतना सारा इनके बारे में क्यों लिखवा रही हूँ, यहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना कि ड्यूडेनम सी शेप्ड होता है,
जेजुनम लॉन्ग कॉइल्ड होता है और इलियम हाईली कॉइल्ड होता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है ना कि हाईली कॉइल्ड कौन सा होता है। अब सबसे यही पूछ लेंगे लॉन्ग कॉइल्ड कौन सा होता है और हाईली कॉइल्ड कौन सा होता है, और इससे क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि बस ये ऐसे ही करा रही हूँ मैं, इससे क्वेश्चन आता है। और ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, पाइलोरिक जो स्टमक का हमारा आखिरी पार्ट है, ये यहाँ से खाना अब नीचे जाएगा। यहाँ से नीचे कहाँ पे जाएगा खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि क्या है, ड्यूडेनम, सी शेप्ड ड्यूडेनम में जाएगा इनटू 3 डिस्टिंग्विशेबल अलॉन्ग दिस। इसके बारे में देखो, द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब देखो पाइलोरिक लास्ट है, तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर है इसी को कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहीं से खाना अब नेक्स्ट पार्ट में जाएगा। ओके चलो, अब इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ये लास्ट पार्ट है, तो अब ये किस में खुलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में ही खुलेगा, है ना, लास्ट पार्ट है। तो कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम, इलियम से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंसिस्ट ऑफ, अब लार्ज इंटेस्टाइन के टाइप्स आपको बता रहे हैं हम, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के। चलो अब यहाँ पे लिखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर क्या क्या होता है, केकम, कोलॉन एंड रेक्टम। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोलॉन के भी 4 टाइप्स हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, और ये मैं सीक्वेंस में ही बता रही हूँ, फिर डिसेंडिंग एंड फिर सिग्मोइड। ये हो गए 4 टाइप्स, ठीक है। राइटिंग थोड़ी बुरी होगी तो एडजस्ट कर लेना, देखो थोड़ा टाइम लगेगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगी। मैंने 2 महीने से कुछ नहीं लिखा, ठीक है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा नीट के बाद, अपना मतलब लिखने की हैबिट तो छूट ही गई है, बट हाँ मुझे याद तो है ही सब, ठीक है। तो अब आपको पढ़ाएंगे के इन सब के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन किसके अंदर है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स क्या क्या है, केकम, कोलॉन एंड रेक्टम, ठीक है। अब केकम क्या है, केकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक, केकम एक ब्लाइंड सैक है। ये टर्म्स याद करो, ये टर्म्स रट्टा मारो पर मारो कि ये क्या है, ब्लाइंड सैक है एक, ठीक है, विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब केकम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही होगी कि वो ब्लाइंड सैक होता है, और क्या होता है कि उसके अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होते हैं, ठीक है। अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम द केकम। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा ट्यूबुलर, भी मेरे पीछे पढ़ाया भी था, ये रहा, देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसे बोलते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, आज की डेट में इसका कोई यूज नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम द केकम, ठीक है। केकम ओपन्स इनटू कोलॉन, अब केकम से कहाँ जाएगा खाना, कोलॉन में। कोलॉन के 4 पार्ट्स है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड, जैसे कि मैंने बताया था। अब जो डिसेंडिंग पार्ट है वो उसके बाद कहाँ पे खुलेगा, रेक्टम में जाकर खुलेगा, ये लास्ट पार्ट है। और उसके बाद खाना कहाँ से निकल जाएगा, एनस से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, डन। अब आएगी आपकी हिस्टोलॉजी, एलिमेंट्री कैनाल की। अब एलिमेंट्री कैनाल से पाइप आपकी, अब इसके आसपास कौन कौन सी लेयर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, तो पहले पढ़ते हैं और फिर आगे जाके लिखेंगे। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम possesses 4 layers, namely serosa, muscularis, submucosa and mucosa, first, second, third and fourth. Serosa is outermost layer and is made up of thin mesothelium. अब ये देखो, ये सेरोसा है, ये वाली जो लेयर है ना, ये बाहर वाली, ये आपकी सेरोसा है, ठीक है। ये क्या है आपकी, देखो, आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम, थिन मेसोथीलियम। एनसीईआरटीज निकाल के अपनी लिखते रहो, ठीक है, टाइम मत वेस्ट करो कोई भी, ठीक है। थिन मेसोथीलियम, एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। मेसोथीलियम क्या होता है, जैसे एपिथीलियम पढ़ा टिश्यूज चैप्टर में, एपिथीलियल जो टिश्यू, हर एक ऑर्गन के ऊपर एक छोटी सी पतली सी कवरिंग होती है एक टिश्यू की, एपिथीलियल टिश्यू की, तो वो मेसोथीलियल के लिए लिखा हुआ है। मेसोथीलियम वही होता है कि एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स के एपिथीलियम को मेसोथीलियम कहते हैं। अब विद सम कनेक्टिव टिश्यू, थिन मेसोथीलियम प्लस सम कनेक्टिव टिश्यू।
अब यही तुम आकाश या कहीं पे पढ़ोगे ना तो आपको यही बताएंगे कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है। एनसीईआरटी में लिखा है, क्यों याद करना है, क्यों एक्स्ट्रा याद करना है, एमबीबीएस क्यों पढ़नी है अभी से, क्यों पढ़नी है, फर्स्ट ईयर में जाओगे ना पढ़ लेना, अभी उसके लिए पढ़ोगे एमबीबीएस में जा पाओ, ठीक है, मत पढ़ो फालतू। अब मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज्ड इन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। मस्कुलरिस क्या है, स्मूथ मसल्स से बना हुआ है, स्मूथ मसल्स। अब मस्कुलरिस के भी दो पार्ट्स हैं, इनर सर्कुलर, ये ऐसे है ना कि देखो ऐसे ऐसे सर्कल बनाएगा, और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल क्योंकि ये ऐसे ऐसे है, ये अभी तो आपको सिर्फ ऊपर का सर्कल दिख रहा है, वो ऐसे, तो इसलिए क्या है आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और ये इनर सर्कुलर, ये इसके दो पार्ट्स हैं मस्कुलरिस के, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर, ये उसके बाद वाली। अब चलते हैं सबम्यूकोसा, ठीक है। अब सबम्यूकोसा किससे बनी हुई है, एंड ओब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो ये मस्कुलरिस में वैसे तो दो ही लेयर्स होती हैं, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, पर एक स्पेशल लेयर होती है ओब्लिक मसल लेयर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ओब्लिक मसल लेयर। ये स्पेशली कुछ रीजन्स में प्रेजेंट होती है, जहाँ पे आपकी चक्की चलती है, लाइक आपके स्टमक में प्रेजेंट होती है, याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता रही हूँ, मुझे पता है क्योंकि, ठीक है। तो स्टमक के अंदर होता है ये एक्स्ट्रा लेयर, जो आपके खाने को अच्छे से मतलब ग्राइंड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब सबम्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ। अब सबम्यूकोसा में क्या क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और इस लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या है, नर्व्स, ब्लड्स एंड लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ वेसल एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा। अब इनरमोस्ट क्या है, ये इनरमोस्ट है, सेरोसा आउटर मोस्ट थी, ये है इनरमोस्ट लेयर, ठीक है। तो इनरमोस्ट लेयर, द लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स। अब पता है इसके अंदर भी जो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपकी बॉडी में बनते हैं ना, विलाय, स्टमक में रियुगे, ये सब भी अलग अलग बॉडीज बनाती हैं। अब आपको ये पढ़ना है कि कौन सी बॉडी क्या बनाती है, ठीक है। तो मैं ये पढ़ाती हूँ, दिस लेयर। अब म्यूकोसा क्या क्या बनाती है, पहले ये पढ़ो। म्यूकोसा बनाती है स्टमक के अंदर रियुगे, रियुगे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आपकी विलाय जैसा कुछ होता है वैसे। और इंटेस्टाइन में क्या बनाती है, विलाय, ठीक है। ग्लैंड्स भी बनाते हैं, अभी ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स रियुगे इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाय इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन क्या गया, स्मॉल भी लगा लो वरना तुम्हें लार्ज ना लगने लग जाए, ठीक है। द सेल्स लाइनिंग द विलाय प्रोड्यूसेस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाय। ये अगर टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ के आया तो पता क्या होता है, विलाय, जैसे एक विलाय है, इसके ऊपर भी ना छोटे छोटे से माइक्रोविलायस बनते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये और ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, इनको माइक्रोविलाय कहते हैं। इसीलिए ना ब्रश बॉर्डर कहते हैं, क्योंकि इनके बॉर्डर पे देखो ऐसे ब्रश सा हो जाता है ना, इसीलिए इन्हें ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स कहते हैं। तो इनका ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम हो जाता है, ठीक है। दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली, मतलब बढ़ा रहा है बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया। विलाइज आर सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज मतलब ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टिल्स। लैक्टिल्स क्या होती है, लार्ज लिम्फ, जो ब्लड वेसल्स होती है और लिम्फ वेसल्स होती हैं, ठीक है। मेन बॉडी में जो फैट्स होते हैं ना, वो आपके ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, ठीक है, तो वो होते हैं लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब, ठीक है। तो कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज, और ये याद कर लो लैक्टिल क्या होता है, लैक्टिल क्या होता है इसे याद कर लो अच्छे से, लार्ज लिम्फ वेसल इज कॉल्ड अ लैक्टिल, ठीक है। अब म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स, म्यूकोसा की जो एपिथेलियम होती है उसके पास गॉबलेट सेल्स होती हैं विथ सेक्रीट म्यूकस दैट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन। अब देखो जहाँ जहाँ पे एपिथेलियम है वो क्या करेगी, उसके पास गॉबलेट सेल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, म्यूकोसा बनाती हैं जो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। खाना है तो ऐसे सूखे सूखे में तो नहीं चला जाएगा ना, थोड़ा लिक्विडिटी होती है तो उसको फ्लो करने में ईजी रहता है, ठीक है। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि म्यूकोसा ग्लैंड्स कौन कौन सी बनाती है।
यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। म्यूकोसा ग्लैंड्स कौन कौन सी बनाती है? स्टमक में बनाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइन में बनाती है क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकुहेन, लिवर कुहेन यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेलिंग किसी को देखनी हो तो ठीक है। अब आप ये देखो स्टमक में बन गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में बन गई ग्लैंड, ठीक है। ये कौन बनाती है? म्यूकोसा बनाती है, यहाँ पे लिखा है देखो। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड क्रिप्ट्स इन द बेसिस ऑफ विलाई इंटेस्टाइन, जिसे क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहेन कहते हैं। ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसे एज स्टेटमेंट याद कर लो, ये स्टेटमेंट आपसे आ जाएगी, ट्रू फॉल्स में आ जाएगी, कभी भी आ जाएगी। फिर आपको ये पूछना कि जो चारों की चारों लेयर है ये कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन दिखाती हैं डिफरेंट पार्ट्स में ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये अगर ये स्टेटमेंट आ जाए तो ये ट्रू है, इसे याद कर लो, ठीक है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ऊपर आते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल पढ़ ली, उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ ली। बाहर वाली लेयर क्या है? सेरोसा, फिर मस्क्यूलरिस, उसके अंदर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। ये पूरी लेयर्स का सीक्वेंस याद कर लो। ये लेयर्स किस चीज़ों से बनी है वो याद कर लो, और ये म्यूकोसा क्या क्या अलग अलग जगह पे बनाती है ये याद कर लो, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड्स सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियाज। ये 3 टाइप की ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी में जो आपका खाना डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स। Saliva is produced by mainly 3 pairs of salivary glands, parotids जो कि चीक में प्रेजेंट होता है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर जो कि लोअर जॉ में होता है, एंड सब लिंगुअल जो बिलो टंग होता है। अब देखो यहाँ पे मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप की होती है, ठीक है। पैरोटिड चीक में होती है, पैरोटिड यहाँ पे होती है, पैरोटिड, ठीक है, लर्न करो। अब सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर ये होती है हमारी लोअर जॉ में, सब मैक्सिलरी एंड सब तूने वो पढ़ा? ये मैक्सिला, इस बोन को मैंडिबल और मैक्सिला कहते हैं, इन बोनों को पता है, ये जॉ बोन्स को। तो ये लोअर जॉ में है, इसलिए इसे सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर कहते हैं। सब लिंगुअल, लिंग से लग रहा है ना, लिक करना, कुछ लिक कैसे करते हो? टंग से करते हो, ठीक है। तो सब लिंगुअल जो बिलो द टंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप्स के, ठीक है। अब these glands situated just outside the buccal cavity secrete salivary juice in the buccal cavity. Most important line of glands, ठीक है। यहाँ पे पता है आपको क्या बताया कि जो ये ग्लैंड्स हैं ये जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी प्रेजेंट है, पर सेक्रीशन अपना बकल कैविटी में करते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं? नहीं, आंसर है नो, दे आर सिचुएटेड जस्ट outside the buccal cavity but secrete their secretion in buccal cavity। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब लिवर पे चलते हैं। ये हो गया सलाइवरी ग्लैंड, बस इतना याद करना है, 3 टाइप की होती है, कहाँ पे कौन सी प्रेजेंट होती है, इतना याद करो बहुत है। और जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो बकल कैविटी में प्रेजेंट नहीं होती, आउटसाइड द बकल कैविटी प्रेजेंट होती है। अब लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, वेट याद कर लो 1.5 to 1.2 to 1.5 kg। लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की लिवर, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज 2 lobes। ये डायफ्राम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है और इसके 2 lobes होते हैं। 2 lobes दिखाओ कैसे, दिखाते हैं। लिवर यहाँ पे बना नहीं है ना, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ऐसे लिवर होता है, ऐसे, ठीक है। तो इसके ना ऐसे यहाँ पे ऐसे एक देखना, कभी ऐसे एक लाइन सी पड़ी होती है, इसके 2 lobes होते हैं। इन दोनों से अलग अलग लॉब्यूल्स भी निकलते हैं जो आपका लेके जाते हैं, ठीक है, बाइल जूस। तो इसके कितने होते हैं? 2 lobes होते हैं, इसे याद कर लो। हेपेटिक लॉब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। अब पता है क्या होता है, जैसे लिवर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, लिवर की एक सेल को क्या बोलते हैं? सेल ऑफ लिवर क्या होती है? हेपेटोसाइट, ठीक है। तो बहुत लोगों को पता क्या लगता है कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है ना लिवर की वो हेपेटोसाइट है, पर आंसर ये नहीं है।
स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर क्या है? हिपैटिक लॉब्यूल। हिपैटिक लॉब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, और इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं हिपैटिक सेल्स, और ये किस फॉर्म में होती है? इन फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स अरेंज्ड होता है ये। इसे लर्न कर लो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हिपैटिक लॉब्यूल्स हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ना कि हिपैटिक सेल्स, ठीक है। ईच लॉब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। अब जो हर एक लॉब्यूल है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। तुमने बहुत बार पढ़ा भी होगा ग्लिसन्स कैप्सूल क्या होता, कहाँ पे होता है, तो ये ग्लिसन्स कैप्सूल लिवर के ऊपर का होता है, ठीक है। द बाइल सेक्रेटेड बाय हिपैटिक सेल्स पासेस थ्रू द हिपैटिक डक्ट्स and is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gall bladder। अब आई हमारी गॉल ब्लैडर की एंट्री कि गॉल ब्लैडर क्या होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या होता है कि जो भी आपका बाइल सेक्रीट हुआ हिपैटिक सेल से वो हिपैटिक डक्ट्स के थ्रू जाके स्टोर होगा, कंसंट्रेट होगा इन अ थिन मस्कुलर बैग। क्या है? थिन मस्कुलर सैक, और वो होता है गॉल ब्लैडर, जहाँ पे गॉल ब्लैडर क्या करता है? लिवर का जो वो होता है उसको स्टोर करता है, लिवर के सेक्रेशन को, ठीक है। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। अब जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है उसे क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट। देखो मैं ना किसी टीचर जितना अच्छा ना पढ़ाऊँ, बट मैं तुम्हें ये गारंटी दे रही हूँ कि तुम्हारी एनसीईआरटी हर एक लाइन तुम्हें समझ आ जाएगी। ना उससे एक्स्ट्रा समझाऊंगी ना उससे कम समझाऊंगी, पर एनसीईआरटी पूरी होएगी, ठीक है। जितना नीट के लिए नीडेड है वो सब बता दूंगी, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, नहीं समझ आ रहा तो याद कर लो, पर इससे ज़्यादा मत करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ तुम समझ सकते हो, बहुत चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, हमने भी करी हैं, बट ये गारंटी है कि इतने का रट्टा मार लोगे ना तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिस्टिक डक्ट होती है हमारे गॉल ब्लैडर की डक्ट, अलॉन्ग विद हिपैटिक डक्ट फॉर्म्स फ्रॉम द लिवर फॉर्म्स कॉमन बाइल डक्ट। अब ये समझाते हो, देखो ये आ रही है हमारी हिपैटिक डक्ट्स फ्रॉम लिवर। ये देखो दो डक्ट आती है ना, क्योंकि दो लोब्स हैं तो दोनों लोब से एक एक डक्ट आएगी, ठीक है। अब ये वाली जो है डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ये क्या है? सिस्टिक डक्ट, ठीक है। रेड कलर निकालते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ से आया और यहाँ से सेक्रेशन आया, अब ये जहाँ पे मीट करेगा ये हो गई हमारी कॉमन बाइल डक्ट, मतलब सिस्टिक डक्ट प्लस डक्ट फ्रॉम लिवर इज इक्वल्स टू कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। अब जब ये बाइल डक्ट से यहाँ नीचे आके पैनक्रियाज से जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? हमारा हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि अब इसमें हिपैटो मतलब लिवर वाला भी सेक्रेशन आ गया और पैनक्रियाज वाला, तो अब इसे बोलेंगे हिपैटो पैनक्रियाटिक, मतलब कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट इज इक्वल्स टू हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इन द ड्यूडेनम। जो बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट है वो साथ में ओपन हो जाती है हमारी ड्यूडेनम के अंदर। स्टमक से तो हो चुका था, अब तक स्टमक के बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जो कि ड्यूडेनम होता है, ठीक है। अब ड्यूडेनम एज कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडिया। अब जहाँ पे ये सब खाना निकलता है ना, ये देखो ये वाला स्फिंक्टर, ये देखो ये आपका ड्यूडेनम है, इसके ऊपर आपका यहाँ पे ना स्टमक था, यहाँ आपका ये जो जे शेप्ड स्टमक था ये आपका, ठीक है। स्टमक से खाना आपका यहाँ आया, यहाँ से सेक्रेशन आता है लिवर का और पैनक्रियाज का। ये सेक्रेशन कहाँ पे आता है? ड्यूडेनम के अंदर ही आता है, और ड्यूडेनम ये रहा आपका, ठीक है। अब इसके अंदर खाना आ गया, अब यहाँ पे जो ये है ना स्फिंक्टर, इसे बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडिया, ठीक है। स्फिंक्टर ऑफ ओडिया ये है आपका मेन स्फिंक्टर, जो आपका इन दोनों की इसकी जो डक्ट आ रही है उसका सेक्रेशन रोकता है या हटाता है, ठीक है। अब द पैनक्रियाज इज अ कंपाउंड
मतलब हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जो कि मैंने बताया था। बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब जो एंजाइम सेक्रेट करता है, एंड एंडोक्राइन मतलब जो ग्लैंड हार्मोन सेक्रेट करता है, ठीक है। ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्ब्स ऑफ सी शेप्ड ड्यूडेनम। अब ये बता रहा है कि पैनक्रियास की लोकेशन क्या है, कि ये बिटवीन द लिम्ब्स ऑफ सी शेप्ड, देखो सी शेप्ड ड्यूडेनम है ना, इसके बीच में स्ट्रक्चर है, तो वो उसका बता रहा है कि कहाँ पे है। द एक्सोक्राइन पोर्शन सेक्रेट्स, एक्सोक्राइन मतलब जो एंजाइम्स वाला है वो कहते हैं एल्केलाइन पैनक्रियाटिक जूस। ये पता होना चाहिए कि एल्केलाइन पैनक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है। स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl होता है। ये तो पढ़ा होगा ना, तो बच्चे नहीं हो, ये तो पता ही होगा, ठीक है। स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम होता है, अगर वो डायरेक्ट आएगा हमारे ड्यूडेनम में तो आपका जो लाइनिंग है गट का वो जल जाएगा, तो इसलिए यहाँ से आता है एल्कलाइन फ्लूइड, ये सब मिक्स होके फिर नॉर्मल हो जाता है आपका, ठीक है। तो एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस होता है, ये पता होना चाहिए। कंटेनिंग एंजाइम्स एंड एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है वो करता है हार्मोन सेक्रेट, जो कि होते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये आप आगे हार्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़ो। अब डाइजेशन ऑफ फूड। अभी तक तुमने सारा वो पढ़ लिया कि कैसे क्या, मतलब क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या है, कहाँ से खाना होकर जा रहा है। अब पढ़ते हैं कि डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। यहाँ पे बायोकेमिकल होगा, ठीक है। देखो ये लाइन कितनी बार आ गई। अब बताओ एनसीईआरटी से इस पे क्वेश्चन आएगा कि डाइजेशन किस टाइप का प्रोसेस आता है, आपको ऑक्सीडेशन दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, तो लगाते रहना दिमाग, वहाँ पे गलती हो जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, जो एनसीईआरटी ने लिखा है उसी पे जाओ, और किसी के समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द बकल कैविटी परफॉर्म्स 2 मेजर फंक्शंस। बकल कैविटी के 2 मेजर फंक्शन होते हैं। क्या करता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, च्यू करना, और फैसिलिटेशन, उसके बाद उसे स्वेलो करना, ये बकल कैविटी का फंक्शन है। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थरोली। टीथ और टंग क्या करते हैं, खाने के साथ मिक्स करते हैं, तो ईजी है ये, तो आगे बढ़ाते जाओ। म्यूकस इन द सलाइवा हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन, जो म्यूकस है वो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। एडहेरिंग द मैस्टिकेटेड फूड इनटू अ बोलस। बोलस क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आप गटकते हो ना, तब गटकना गया, जो स्वैलो कर रहे हो उसे बोलस कहते हैं, ठीक है। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, जो कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, एंड देन इनटू ईसोफेगस, उसके बाद बाय स्वेलिंग और डीग्लूटिनेशन। जब ईसोफेगस के अंदर खाना अंदर जा रहा है तो उसे कहते हैं डीग्लूटिनेशन, ग्लूटेशन, या फिर इसे और क्या कहते हैं, स्वैलोइंग, ठीक है, स्वैलोइंग, ओके। ये अब द बोलस फर्दर पासिस डाउन, बोलस अब नीचे जाएगा ईसोफेगस में बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। पढ़ा होगा कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर एक प्रोसेस होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो ऐसे ऐसे होता है जिसकी वजह से खाना नीचे जाता है, ऐसे 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 टू एंड फ्रो मूवमेंट है जिसकी वजह से खाना नीचे जाता है, ठीक है। अब गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर, ये कहाँ पे था आपका, जहाँ पे ईसोफेगस और स्टमक मिल रहे हैं, ये वहाँ पे है। कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक, क्योंकि वो स्टमक के ऊपर है तो वो कंट्रोल करेगा खाना स्टमक में भेजना है नहीं भेजना है, ठीक है। द सलाइवा सेक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी। अब ये आ गया आपके पास कि सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है। सलाइवा के होता है अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट आयन, ये सलाइवा के अंदर होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सलाइवा सेक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब, और सलाइवरी एमाइलेज जो उसका एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है। ये अगर कुछ भी बैक्टीरिया है ना आपके खाने में तो उसको मारेगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है। तो एक तो आपका सलाइवरी एमाइलेज जो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, मतलब आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और लाइसोजाइम होता है, ठीक है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन ओरल कैविटी। जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस है वो शुरू कहाँ पे होता है, ओरल कैविटी के अंदर, क्योंकि ओरल कैविटी में क्या होता है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो 30% हाइड्रोलाइज हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आपके ग्लूकोज में टूट जाते हैं, पर 30% ही, सारा नहीं, 30%। तो इसीलिए इनिशिएट क्या होता है आपका बकल कैविटी में, ठीक है, बाय हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। About 30% of starch is hydrolyzed here by the enzyme pH most important है यहाँ पे। ये देखो स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज के अंदर
कन्वर्ट हो गया माल्टोज के अंदर, आपका चला गया। माल्टोज क्या होता है बोलो? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसी अगर 2 ग्लूकोज को मिक्स कर दोगे ना तो माल्टोज हो जाएगा। माल्टोज क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसकी ट्रिक क्या होती है? 2 गर्ल्स इन अ मॉल, एम से माल्टोज, जी से 2 ग्लूकोज है। तो ये आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा कैसे लर्न करते हैं, ठीक है। 2 गर्ल्स इन अ मॉल। तो 30% स्टार्च जो है वो आपका हाइड्रोलाइज हो जाता है, पर पीएच क्या चाहिए? 6.8। आपके माउथ में ही 30% स्टार्च हो जाएगा, और इनटू क्या बनेगा? एक डाइसेकेराइड जो कि माल्टोज होती है, ठीक है। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट्स एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस, ठीक है। तो अब जो लाइसोजाइम प्रेजेंट है सलाइवा के अंदर, वो क्या करेगा? आपका एंटीबैक्टीरियल, अभी मैंने बताया था, जो प्रिवेंट करेगा इन्फेक्शंस, ठीक है। अब द म्यूकोसा ऑफ स्टमक, अब स्टमक के ऊपर आते हैं। अब स्टमक के अंदर की चीज़ें बताएंगे। जो म्यूकोसा है स्टमक के अंदर, उससे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनती है, मैंने अभी बताया था, है ना। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर भी अब 3 टाइप के सेल्स होती हैं, मतलब 3 टाइप्स में, जो 3 टाइप्स क्या होता है? एक म्यूकस नेक सेल्स जो कि म्यूकस सेक्रीट करती है, ये क्या करती है? लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेंगी, इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। और क्या होती है? पेप्टिक और चीफ सेल्स, ये क्या करती है? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन बनाती हैं। पेप्सिनोजेन ही पेप्सिन में कन्वर्ट होता है HCl के एक्शन से, और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। और तीसरा क्या है? पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, जो करती हैं HCl सेक्रीट, और एक इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 करता है। नहीं तो आपको क्या हो जाता है? परनीशियस अनीमिया। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो गई तो आपको क्या हो जाएगा? परनीशियस अनीमिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या याद करना है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये पता हो कि पेप्टिक और चीफ सेल्स एक ही हैं, जिनको जो पेप्सिनोजेन बनाते हैं। पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स एक ही हैं जो HCl बनाते हैं, और एक इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 करवाता है, ठीक है। तो ये दोनों याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी कितना बचा है चैप्टर? 1 पेज, 2 पेज, 3, 4, 5, देखो भी बचा हुआ है चैप्टर। तो एक वीडियो और लगेगी, ठीक है। एक वीडियो और ऐसे, क्योंकि फिर मेरे को भी ऐसे हेक्टिक हो जाएगा इतना सारा एक साथ पढ़ाना। तो बताना कैसा लगा आपको। अगर अच्छी लग रही है ये सीरीज़ तो मैं कंटिन्यू करूँगी और आगे बनाऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये तुम्हें सच में हेल्प कर रही है तो इसे शेयर करो, लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स के पास भेजो, मतलब जो भी नीट पढ़ रहे हैं, तो ताकि वो इन्हें भी हेल्प करे। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।